विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम पाठ 15 जिसका नाम है आर्थिक विकास। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिए थे और उसके बारे में परिचय प्राप्त कर लिए थे। तो आज इस भाग 3 में हम परिचय प्राप्त करते हैं जिसमें भारतीय अर्थतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए विद्यार्थियों आज हम भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा या स्वरूप। तो भारतीय अर्थतंत्र को विविध आर्थिक प्रवृत्तियों के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है माध्यमिक क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र। तो विद्यार्थियों हम इन तीनों भागों को विस्तृत रूप से जो है समझेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र को जो है समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थतंत्र के इस विभाग में मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा कृषि के साथ संलग्न जो भी प्रवृत्तियां होती हैं उन सभी प्रवृत्तियों का समावेश प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। जैसे कि पशुपालन, पशु संवर्धन, मत्स्य उद्योग, मुर्गी पालन, बतख पालन, जंगल की प्रवृत्ति, कच्ची धातुओं की खुदाई आदि जो प्रवृत्तियां हैं वो सारी प्रवृत्तियां प्राथमिक विभाग के अंतर्गत समाहित की जाती हैं। इस प्रकार से जो विकासशील अर्थतंत्र वाले जो देश हैं वह देश प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर रहते हैं और राष्ट्रीय आय तथा रोजगारी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो विकासशील अर्थतंत्र वाले देश हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर ही निर्भर हैं या प्राथमिक क्षेत्र के साथ ही जुड़े हैं। तो इस प्रकार से हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। अब हम आगे माध्यमिक क्षेत्र के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए माध्यमिक क्षेत्र। माध्यमिक क्षेत्र में छोटे और बड़े उद्योगों, निर्माण कार्य, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति करने वाली प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है। माध्यमिक क्षेत्र को उद्योग के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है जिसमें एक छोटी सी पेन से लेकर बड़े से बड़े यंत्रों तक के उत्पादन का समावेश किया जाता है। जो विकसित अर्थतंत्र वाले देश हैं उन देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है वह माध्यमिक क्षेत्र के ऊपर ही आधारित होती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि माध्यमिक क्षेत्र यह विकसित अर्थतंत्र वाले देश के साथ जुड़ा हुआ है। ये हो गया माध्यमिक क्षेत्र। चलिए आगे हम जो है सेवा क्षेत्र के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। सेवा क्षेत्र में अनेक विध सेवाओं का समावेश किया जाता है। ऐसी सेवाओं में व्यापार सेवा, संचार सेवा, वायु सेवा, समुद्री मार्ग सेवा, शिक्षण सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सेवा, बीमा कंपनियों की सेवा, परिवहन सेवा, मनोरंजन सेवा, इन सभी प्रकार के जो कार्य हैं वह सेवा कार्य जो है इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है समाहित किया जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। रोजगारी तथा जो राष्ट्रीय आय होती है वो प्राथमिक क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई होती है, परंतु जैसे तैसे आर्थिक विकास होता रहता है वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र का महत्व माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की सापेक्षता में कम होता जाता है और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की व्यापकता बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने भारत की जो अर्थतंत्र का जो ढांचा है
उस ढांचे को 3 स्वरूपों में हमने पढ़ा और समझा। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा माध्यमिक क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र। चलिए विद्यार्थियों, अब उत्पादन के साधन, देश की जो उत्पादन करने वाले जो वस्तु हैं, जो साधन हैं, उन किन किन साधनों का समावेश किया जाता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज़, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह उत्पादन करने के लिए विविध प्रकार के साधनों का उपयोग होता है, जैसे कि अनाज का उत्पादन करने के लिए बैल, ट्रैक्टर, मजदूर, जमीन आदि साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादनों के साधनों के मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जमीन। जमीन एक प्राकृतिक संपत्ति है, संसाधन है। सभी प्रकार की जो प्राकृतिक संपत्ति पृथ्वी के सतह से या भूगर्भ से जो प्राप्त होता है वो किया जाता है। इस प्रकार से जमीन जो है उत्पादन के लिए एक प्राकृतिक संसाधन है या प्राकृतिक साधन है, क्योंकि मनुष्य की जो भी प्रवृत्ति होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है, तो ज़मीन के। कोई भी प्रवृत्ति करना है या कोई भी चीज़ का उत्पादन करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन क्या है, एक प्राकृतिक साधन है। दूसरा है पूंजी। पूंजी उत्पादन की प्रक्रिया में मानव सर्जित संसाधन है या साधन है। यानी कोई भी चीज़ का उत्पादन करना हो तो ज़मीन प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद जो है निवेश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, जो मानव के द्वारा सर्जित की जाती है। जैसे यंत्र खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए, भवन आदि का निर्माण करने के लिए, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन सब का उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन के साधन के रूप में दूसरा साधन का नाम है पूंजी। चलिए, अब तीसरा है श्रम। श्रम का मतलब है भौतिक बदले के उद्देश्य से की जाने वाली शारीरिक और मानसिक प्रवृत्ति या कार्य, जिसे हम श्रम कहते हैं। श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। जैसे कृषि, मजदूर, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, कारीगर, ये सभी लोग जो है क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से मानसिक और शारीरिक जो है श्रम करते हैं, कार्य करते हैं। तो जो कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य करते हों, मानसिक कार्य करते हों, तो किसके बदले में, भौतिक एवज के बदले में, भौतिक वस्तु प्राप्त करने के बदले में। तो इस प्रकार से मजदूरों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, कारीगर के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को हम श्रम कहते हैं। तो कोई भी उत्पादन के साधन के लिए पूंजी हो जाती है, ज़मीन हो जाता है, और उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ती है, तो श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, श्रम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो अब जो है चौथे भाग के रूप में नियोजन या नियोजक, यानी ज़मीन, पूंजी, श्रम तीनों चीज़ उपलब्ध हो जाता है, तो इन तीनों को क्या करना है, कंपाइल करने के लिए, जोड़ने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसको हम नियोजक करते हैं, नियोजक कहते हैं। और जो तीनों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम नियोजन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी और श्रम जैसे साधनों का कुशलतापूर्वक संयोजन करने वाले व्यक्ति को नियोजक कहते हैं। और इन तीनों साधनों अर्थात जमीन, पूंजी और श्रम, इन तीनों साधनों को योजनापूर्वक उत्पादन में जोड़ने के कार्य को नियोजक कहा जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी
चीज़ के उत्पादन के लिए 3 साधनों की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी के आधार पर ही विकास या उत्पादन होना संभव है। इन तीनों के साथ साथ जो है एक नियोजक का भी होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के क्या हुए, 4 हुए। कौन कौन से उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन। तो विद्यार्थियों आज इस भाग में इतना ही। बाकी जो पाठ का शेष भाग है वो अगले भाग में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों आज ये भाग 3 पूरा होता है। अब हम भाग 4 में इसका शेष भाग क्रमशः पढ़ेंगे। धन्यवाद।